नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामबाण ट्यूटोरियल पे। और जो सीरीज हमारा चल रहा है मिशन रेलवे के लिए, रेलवे एलपी टेक्नीशियन आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, आशा करता हूँ ये सीरीज आप लोग को बेहद पसंद आई होगी और ये सभी रेलवे एस्पायरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत का प्रथम जनगणना किस गवर्नर के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना थी वह हमारा 1800 जो प्रथम जनगणना थी वह 1872 में हुई थी। और इसी समय इन्हीं के शासनकाल में मेयो कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। मेयो कॉलेज की भी स्थापना हुई थी 1872 में, अजमेर में। कहाँ पे हुई थी? मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में हुई थी 1872 में। और इसी समय कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी 1872 में ही। कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे वे भी वायसराय थे और ये लॉर्ड मेयो के बाद बने थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो काल था वह 1872 से लेकर के 1876 तक था। इनके समय में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। और हुक्का आंदोलन भी इसी समय हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही हुक्का आंदोलन हुआ था। उसके बाद लॉर्ड डफरिन कौन थे? लॉर्ड डफरिन जो थे लॉर्ड डफरिन, इनका जो शासनकाल था वे 1884 से लेकर के 1888 तक था। इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अठारह सौ पचासी में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और एओ हयूम के नेतृत्व में, एओ ह्यूम, इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। और उस समय के जो गवर्नर थे वह लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत ही उदारवादी नेता थे। इनको
कार्नवालिस जी ने ही, लॉर्ड कार्नवालिस जो थे, इनका जो शासनकाल था वो 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी तक ये भारत में गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने कार्नवालिस कोड की स्थापना की। कार्नवालिस कोड का निर्माण किया। जो कार्नवालिस कोड क्या था, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर निर्धारित था। और इन्होंने 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती पद्धति लागू की। स्थाई लॉर्ड कार्नवालिस के समय में 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती पद्धति लागू की। और लॉर्ड कार्नवालिस को इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो ये सारे गवर्नर जनरल के बारे में था। आगे क्वेश्चन है, जिप्सम की कैल्सिनेशन से क्या प्राप्त होता है? यानी कि जिप्सम को का कैल्सिनेशन जब किया जाता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाइड्रोजन या चूरा पानी। तो सबसे पहले कैल्शियम का जो केमिकल फॉर्मूला था वह CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaCO3 इंटू 10 H2O होता है। हाइड्रोजन का H होता है। चूना पानी होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाइड्रोजन, चूना पानी, इनमें से कौन सा चीज जिप्सम के कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है? तो जिप्सम के कैल्सिनेशन से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका उपयोग डॉक्टर हड्डियों के प्लास्टर में जोड़ने में यूज करते हैं और इससे और भी बहुत सारी चीजें का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय के किस भाग से पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? क्या है? हृदय जो है हमारा इस तरह से बना होता है। इस तरह से हृदय हमारा होता है। निलय, आलिंद बने होते हैं। तो क्वेश्चन है, हृदय के किस भाग से पल्मोनरी धमनी जो होती है रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? ऑप्शन है दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद। इनमें से किस भाग से हृदय जो है वह तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा है बायां निलय। बाएं निलय से क्या होता है, पल्मोनरी धमनी जो है वह रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। ये सारे जो भाग हैं वे हृदय से जुड़े रहते हैं, वे रक्त का परिवहन में सहायक होते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर क्या था? दायां निलय। पल्मोनरी धमनी जो दायां निलय में स्थित होती है वह रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पक्का भोजन किसके माध्यम से पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है? ऑप्शन है जाइलम, रेशा, रंध्र, फ्लोएम। इनमें से कौन सा भाग पौधे के पक्के भोजन को पहुंचाता है? रंध्र क्या करता है? रंध्र पत्तियों के श्वसन, मतलब पत्तियों में मौजूद होता है, पत्तियों में रहता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान, ऑक्सीजन के आदान प्रदान में कार्य करता है। रेशा जो होता है वह कुछ खनिज पदार्थों को सूखने का काम करता है, जड़ में मौजूद होता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है वह खनिज और लवण को, खनिज और लवण का परिवहन करता है। और जाइलम जो है वह पक्के भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर जाइलम हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कैल्शियम किस समूह का तत्व है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कैल्शियम जो है वह दूसरे ग्रुप के दूसरे समूह का तत्व है, सेकेंड ग्रुप का है। सेकेंड ग्रुप का है। इसमें बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेरेंडियम आदि जो तत्व हैं वे सब चीजें आती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है? संक्रमण तत्व का मतलब है ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट, तो इसी को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये तत्व पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो ये जो इसका आंसर होगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है वह संक्रमण तत्वों से भरा रहता है। इसमें बहुत सारे संक्रमण तत्व मौजूद रहते हैं, जैसे वेनेडियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। ये सब जो तत्व हैं वे डी ब्लॉक के तत्व हैं। और आगे है हमारा, तो डी ब्लॉक में जो है वह स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब सारी जो वस्तुएं हैं ट्रांजिशन मेटल के अनुरूप में आती हैं। ए ब्लॉक में क्या क्या आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब जो चीजें हैं वह ए ब्लॉक में आती हैं। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब सारी चीजें जो हैं। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर में धनात्मक आयन यानी कि पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वह किस पर आकर्षित होते हैं यानी कि किस पर रहते हैं? ऑप्शन है कैथोड, एनोड, दोनों पर या किसी पर नहीं। तो मरकरी आर्क रेक्टिफायर क्या होता है?
रेक्टिफायर जो है वह तो रेक्टिफायर क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करती है। क्या करती है रेक्टिफायर? एसी को डीसी में बदलने का काम करती है। आजकल के रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि सभी लगभग जितने भी सारे उपकरण होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर इस तरह से आप देखे होंगे, कहीं कहीं पे रहता है, इस तरह से रहता है रेक्टिफायर। इसमें बहुत तार निकले रहते हैं, ये रेक्टिफायर कहलाते हैं। इसका जो उपयोग है वह डीसी मोटर चलाने में, बैटरी को चार्ज करने के लिए, विद्युत लेपन, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, पीसी, रेडियो, टीवी आदि सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए। तो ये जो है धनात्मक आयन जो है वह कैथोड कैथोड पर आकर्षित होता है, यानी कि आवेशित होता है। एनोड पर निगेटिव आयन आवेशित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब इस क्वेश्चन को गौर से देखने की जरूरत है। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उस समय जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष जब भारत स्वतंत्र नहीं था, पहले महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। दूसरी भारतीय महिला कौन बनी थी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब? भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, जो कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। यहीं पर छात्र बहुत गलती करते हैं, तो इस चीज को, क्वेश्चन को देखने की बहुत जरूरी होती है कि क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। यदि भारत की पहली यदि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो हमें आंसर एनी बेसेंट देना है। यदि प्रथम कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू आंसर देना है। और यदि स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो हमें इंदिरा गांधी आंसर देना है। तो इंदिरा गांधी इसका सही आंसर है। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और यदि पहली महिला अध्यक्ष पूछे कांग्रेस की तो एनी बेसेंट होगा। और यदि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू इसका आंसर होगा। ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, असम, गुजरात। इन सबों में किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो राजस्थान, असम, उत्तराखंड, गुजरात, इनमें से किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है? तो
इसका जो आंसर होगा वो राजस्थान होगा। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम में कौन सा है? असम में जो है वो असम में हमारा काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है, ओरांग है, और डिब्रू सैखोवा है। डिब्रू सैखोवा एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछली एनटीपीसी एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट रखेंगे। इसको याद रखने का तरीका है डी का मानवो असम गया, डी का मानवो असम गया, डी से डिब्रू सैखोवा, का से काजीरंगा, मा से मानस, न से नमेरी और ओ से उरांग। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं असम का। उत्तराखंड में क्या क्या है? उत्तराखंड में हमारा, उत्तराखंड में कौन कौन से है? उत्तराखंड में हमारा जिम कार्बेट है, गंगोत्री है, नंदा देवी है, राजा जी है, फूलों की घाटी है। ये सब जो चीजें हैं वह उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में कौन कौन से है? तो गुजरात में बंसदा, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर में शेर पाए जाते हैं, शेर के लिए प्रसिद्ध है, मैरिन है। तो ये सारे गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है। मैरिन जो है वह कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है मैरिन जो है वह। गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है, लायन शेर। तो इस तरह से चारों राज्य में जो स्थित है वे हैं। राजस्थान में जो है वह मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का। अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु की कक्षा किस सिद्धांत पर भरती है? परमाणु की जो कक्षा होती है वह किस सिद्धांत पर भरती है? तो ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक सिद्धांत, अफबाउ सिद्धांत, हाइजेनबर्ग सिद्धांत। इनमें से किससे जो है वह परमाणु की कक्षा भरती है? तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा होगा अफबाउ प्रिंसिपल, यानी कि अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ सिद्धांत क्या है? अफबाउ सिद्धांत जो है उसके अनुसार क्या होता है, कोई भी तत्व जो है वे अपने कक्षों को भरते हैं, जैसे कि सब सेल, सेल,
ये सब सारे इसमें मौजूद रहते हैं। वन एस, टू पी, सिक्स, ये सब जो है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक करके होता है। जैसे कैसे होता है, वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी, इसी तरह से बढ़ते जाता है। उसके बाद फोर एस, फोर पी, फोर डी और फोर एफ, ये सब जो होते हैं सबसेल होते हैं, परमाणु के सबसेल होते हैं। उसके बाद फाइव एस, फाइव पी, फाइव डी, फाइव एफ, डॉट डॉट करके आगे चले जाते हैं। तो क्या होता है, बढ़ते क्रम में सब बढ़ते जाते हैं। वन एस, डी एफ, एस पी, डी एफ, ये सब जो होते हैं सबसेल होते हैं। क्या होते हैं, एस पी डी एफ जो होते हैं वे सबसेल होते हैं, यानी कि उपकक्षक होते हैं। सबसेल उपकक्ष होते हैं। के एल एम एन जो होते हैं वे सेल होते हैं ये सबके। तो इसी तरह से बढ़ते क्रम में जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत जो होता है, क्वांटम नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। क्वांटम में क्या होता है हमारा, तो क्वांटम सिद्धांत जो है वह पदार्थों के गुण धर्म, ये सब सारे उप परमाणु, परमाणु, ये सब सारे जो है वह इसके आधार पर देखा जाता है। रॉबर्ट हुक, क्रिश्चियन ह्यूजेंस, लियोनार्ड यूलर ने इस सब के बारे में किया था। उसके बाद है मैक्स प्लैंक, प्लैंक्स नंबर, मैक्स प्लैंक्स नंबर जो होता है। हाइजेनबर्ग जो है वह फिजिक्स का चीज है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रकाशिक प्रकाश में आता है। यह इस हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का जो इतिहास है वो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति, तो बोल्शेविक क्रांति जो है वह रूस की सबसे बड़ी क्रांति है। इसने रूस के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यह विश्व इतिहास की 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है। इसकी जो शुरुआत हुई वह 1917 में हुई। इसका कारण था वहां के जारशाही निरंकुश शासन का। वहां क्या था, वहां जार का शासन था। जार निकोलस इस समय के राजा, राजा वहां का था। निकोलस द्वितीय यहाँ का राजा था। यह क्या बहुत ही निरंकुश और क्रूर शासक था। वह जनता पर किसी प्रकार का छूट की भावना नहीं रखता था। उस समय का जो समाज था वह 3 भागों में विभक्त था। समाज, पहला समाज
प्रथम श्रेणी में जो समाज था वो कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग भी इसको बोलते हैं। कुलीन वर्ग क्या था, इसको राज्य की ओर से बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा जो था उसमें मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, व्यापारी, जमींदार, ये सब थे। तीसरे में कृषक, अर्थदास, कृषक, श्रमिक सम्मिलित थे। लेकिन इन तीसरे वर्ग को बहुत ही तुच्छ समझा जाता था। इनके प्रति कोई भी ऊपर के दो वर्ग इसके प्रति सहानुभूति नहीं बरतते थे। इस प्रकार जो ये सब जो घटनाएं चक्र थी उसके आधार उसी को लेकर के जब जनता काफी त्रस्त हो गई, उनके पास खाने के लिए कुछ भी न शेष रहा, पहनने के लिए न रहा, तो वे सड़कों पर उतर गए और उन्होंने लूटपाट मचाना शुरू किया। इसी के फलस्वरूप वहां पर बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई, जो 1917 में शुरुआत हुई। इससे पहले भी रूस में एक 1905 में रूस की क्रांति हुई थी, जिसके तहत एक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया था। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति जो थी वह 1905 में हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वह 1917 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोपेन ब्रोमीन को किस घोल में रंगहीन कर देता है? प्रोपेन जो है वह ब्रोमीन को किस घोल में रंगहीन कर देता है? ऑप्शन हमारा है क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो इसमें से किस घोल में प्रोपेन जो है वह ब्रोमीन को रंगहीन कर देता है? तो क्लोरीन का जो सिंबल होता है वह Cl होता है, हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO होता है, CO2 होता है, मीथेन का CH4 होता है। तो इसका जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के घोल में प्रोपेन क्या करता है? ब्रोमीन को रंगहीन कर देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस जगत से संबंधित है? बैक्टीरिया जो है वह किस जगत से संबंधित है? ऑप्शन हमारा है मोनेरा, रेप्टाइल, मैमल या सरीसृप। इसमें से किस जगत से बैक्टीरिया संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मोनेरा। रेप्टाइल में क्या क्या आता है? जो जैसे गिरगिट हो गया, ये सब जो होते हैं रेप्टाइल में आते हैं। मैमल में आते हैं जीव जंतु, जो स्तनपायी जीव जंतु है वे सब आते हैं। सरीसृप में सांप वगैरह आते हैं। सांप वगैरह जो होते हैं वे सरीसृप में आते हैं। सरीसृप शीत रक्त प्राणियों का समूह है, जिसका रक्त जो होता है एकदम ठंडा होता है। मैमल स्तनपायी जानवर, जीव जंतु, मनुष्य आदि जीव जंतु आदि आते हैं। रेप्टाइल में गिरगिट हो गया, ये सब जो हो गया वे सब आते हैं। मोनेरा जाकर में बैक्टीरिया, ये सब जो आते हैं वे सब होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारा मेघालय, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। इसमें से किस राज्य में नोकरेक जीवमंडल रिजर्व स्थित है? तो नोकरेक जीवमंडल रिजर्व जो है वह मेघालय में स्थित है। और इसमें कुछ ये जो 3 राज्य हैं, कुछ और मेघालय में और कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। तो मेघालय जो है हमारा वह बहुत ही सुंदर राज्य है।
यहाँ पर बहुत सारे हिल्स, बहुत सारे पहाड़ियाँ, ये सब सारे वहाँ पे हैं। तो जीवमंडल रिजर्व का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे जीवों का जमावड़ा होता है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं यहाँ पे। मेघालय में नोकरेक हो गया, ये सब सारी चीजें जो है वह जीवमंडल के अंतर्गत आती हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वह अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम में कौन कौन सा अवैध जीव पालन है? सिक्किम सिक्किम में हमारा है किताम और पांगोलखा। कौन सा है? किताम और पांगोलखा। वहां पर वन्यजीव अभयारण्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोंगाली बिहू किस महीने में आयोजित है? बिहू के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। बिहू एक होता है रोंगाली बिहू। बिहू जो है सबसे पहले किस राज्य का नृत्य है? तो यह हाँ, तो बिहू असम का बहुत ही प्रमुख त्योहार है। इसमें बहुत सारे रोंगाली बिहू। दूसरा आता है हमारा बोहाग काटी। बोहाग काटी ये सब सारी चीजें जो हैं बिहू के अंतर्गत आती हैं। बोहाग जो होता है बैसाख यानी कि अप्रैल के मध्य में। काटी काटी जो होता है वो काटी मतलब जब फसल उसल कट जाती है उस समय मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर के मध्य, यानी कि अक्टूबर में शुरुआत होती है। रोंगाली बिहू जो है वो जनवरी में शुरुआत होती है इसकी, यानी तो इसका आंसर जो होगा वह जनवरी होगा। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को पसंद आएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो आशा करता हूँ
जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।